Hello guys, welcome back to once again in my YouTube channel. So today we are going to discuss about science chapter 10 का एक important lesson जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पिछले लेक्चर में मैं बात बताऊं तो पिछले लेक्चर में हमने अवतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंबों की बात की थी, ठीक है। उस टॉपिक में जो भी डाउट थे हमने कंप्लीट कर लिया था और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की बात होने वाली है, ठीक है। लेकिन जिसने भी वो मेरा पिछले वाला वीडियो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट एंडिंग तक। तो मिलते हैं लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स अब बात होने वाली है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। पहली जो स्थिति है अनंत दूरी पर रखा गया, जैसे हमने की अवतल दर्पण की बात की थी, अनंत दूरी पर वस्तु था तो वस्तु का जो प्रतिबिंब था मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे टॉपिक वही है बट थोड़ा सा समझने का थोड़ा तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। और प्लस ये जो उत्तल दर्पण है वो अवतल दर्पण से थोड़ा सा अपोजिट कार्य करता है, ठीक है। सपोज अगर मैं बात करूं कि जो अवतल दर्पण था प्रकाश से किरणों को केंद्रित करने का काम करता था, लेकिन ये जो उत्तल दर्पण रहेगा वो प्रकाश से किरणों को विकेंद्रित करने का कार्य करता है। बस इतना याद रखना है आप लोग। ओके, तो यहाँ पे वस्तु को रखा गया है अनंत दूरी पर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सपोज आप लोगों को दिख रहा होगा अनंत दूरी से सभी प्रकाश से किरणें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। पहली किरणें अनंत दूरी से आ रही है, यहीं पे प्रकाश की किरणें अनंत दूरी से आ रही है। तो यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होगा वो प्रकाश की किरणों को केंद्रित नहीं करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा? विकेंद्रित करेगा। मींस ये किरणें अगर गई इस यहाँ पे तो ये किरणें क्या हो जाएंगी, पीछे से इस तरह से मतलब परावर्तित होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे किरणें क्या हो रही है? विकेंद्रित हो रही है, ये याद रखना है। ओके, सेकंड किरणें गई तो ये भी क्या हो गया? विकेंद्रित हो गया टकराने के पश्चात यहाँ पे। अब यहाँ पे किरणें क्या हो रही है इस साइड पे, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे किरणें क्या हो रही है? विकेंद्रित हो रहा है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं ये मेरा हाथ अगर इस तरफ से जाए तो किरणें कहीं मतलब कहीं मेरे हाथ कहीं पे मिलेगा, हाँ इस तरफ से जाता तो हो सकता है मिलता है, ठीक है। लेकिन बात हो रही है किरणें क्या हो रही है? विकेंद्रित हो रही है। तो ये साइड पे तो लेफ्ट साइड में बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात ही नहीं होगी, किरणें यहाँ पे मिलेगा। तो ये किरणों को मुझे क्या करना पड़ेगा? आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये किरणों को मैं यदि पीछे की ओर बढ़ाऊं, मतलब ये किरणें गई तो ये क्या हो गया? मुख्य फोकस से होकर गुजरा, ठीक है। और सिंपल आप लोग को याद ही था कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे मुख्य फोकस था और वक्रता केंद्र इस साइड था, अभी तो मुख्य फोकस यहाँ पे वक्रता केंद्र। अरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बताया था कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र जो होगा वो दर्पण के अंदर के साइड में होगा, मतलब ये दर्पण का अंदर का भाग है, ठीक है। तो यहीं पर ही मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होने वाला है, दर्पण के बाहर के भाग में नहीं होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण में सिंपल ये क्या था, ये इसका अंदर का भाग था और ये इसका बाहर का भाग था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अंदर के भाग में ही मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र था अवतल दर्पण में, तो यहाँ पे भी अंदर के भाग में ही मुख्य फोकस वक्रता केंद्र रहने वाला है। तो ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के अंदर के भाग में ही मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को यही याद रखना है कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र जो होने वाला है वो दर्पण के अंदर के भाग में होता है, दर्पण के बाहर के भाग में मुख्य फोकस वक्रता केंद्र नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कोई डाउट नहीं होगा अभी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, मुख्य फोकस वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड किरण यहाँ पे ये भी गया है, परावर्तित हुआ है। अब इन किरणों को भी मैं यदि पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे भी सपोज ये भी किरणें क्या होगी? मुख्य अक्ष समांतर था और समांतर किरणें हैं तो क्या होगा? ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, तो ये भी क्या होगा? पीछे की ओर बढ़ाया तो ये भी क्या हो गया? मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को मुख्य फोकस पे ही प्रतिच्छेदित कर रहे हैं स्टूडेंट, आप लोगों को दिख भी रहा होगा डायग्राम से। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पे ही बनने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो कोई डाउट अभी भी होगा नहीं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। तो आप लोगों को लिख देना है, यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत दूरी पर रखा जाए तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस F पर बनेगा, ठीक है।
मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ बात करेंगे वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो सिंपल स्टूडेंट आप ही बताओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट वाला रूल लगाओ यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड राइट वाला यदि रूल लगाता हूं तो ये क्या है, यहाँ पे राइट साइड में है, तो राइट साइड में यदि कोई प्रतिबिंब रहता है तो वो क्या रहता है, आभासी और सीधा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइट साइड है तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये आभासी और सीधा हो जाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ओके, वस्तु का आकार सिंपल क्या है, बहुत ही छोटा है, अत्यंत छोटा। तो क्या होने वाला है, वही लिख देंगे, अत्यंत छोटा। ठीक है, मतलब बोल सकते हो बिंदुवत, जैसे हमने अवतल दर्पण में लिखा। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया कि यदि वस्तु अनंत दूरी पर रहेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, डायग्राम अलग अलग तरीके से बनाना है कि डायग्राम यहाँ पे कैसा रूल लगा डायग्राम बनाते समय, और वो अवतल दर्पण में कौन सा रूल लग रहा था डायग्राम बनाते समय। ठीक है, वो पूरी डिटेल में हमने क्या किया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे अनंत दूरी में प्रकाश, मतलब अनंत दूरी पे कोई वस्तु रखा गया है अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के सामने, कि उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो मुख्य फोकस एफ पर ही बनने वाला है। कैसा होगा, तो उसकी बात हमने कर लिया कि आभासी और सीधा होगा, क्योंकि वो क्या है, राइट साइड में। ओके, एग्जाम में ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है कि राइट साइड में है इसलिए वो आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा होने का एक साइंटिफिक रीजन क्या है कि किरणें यदि वास्तविक रूप से एक दूसरे को काट नहीं रही होती तब वहां पे क्या आ जाता है, आभासी और सीधा का रूल आ जाता है। ओके, और यदि वास्तविक रूप से काट रही होती, मतलब ये किरणें अगर इस साइड में वास्तविक रूप से कहीं काट रही होती तो मैं वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लिखता। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक रूप से यहाँ पे तो काट ही नहीं, मैंने इसे पीछे की ओर आभासी रूप से बढ़ाया, तब जाकर क्या हो गया, ये प्रतिबिंब एक दूसरे को काटा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हुआ, हमने क्या लिखा है, आभासी और सीधा लिखा है। ओके स्टूडेंट, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट वाला जो रूल है वो बहुत ही आसान रूल है, उसको आप लोग एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति जो होने वाली है वो अनंत तथा ध्रुव मींस पी के बीच होने वाला है। ठीक है, और अनंत की बात यहाँ पे मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई साहब जो भी वस्तु होगा वो दर्पण के लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को नोट डाउन करना है कि हमेशा जो होगा वस्तु की स्थिति दर्पण के लेफ्ट साइड में ही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्पण के लेफ्ट साइड में वस्तु रखा, और मैंने बात किया था मुख्य फोकस वक्रता केंद्र दर्पण में एक ही है, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र हो गया, ये साइड में मुख्य फोकस वक्रता केंद्र नहीं होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने अनंत तथा ध्रुव पी के बीच रखा है। ये भी एग्जाम में उत्तल दर्पण से यदि क्वेश्चन आया तो ये दोनों पॉइंट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, काफी बार पूछा किया गया है कि इसी पॉइंट को अनंत तथा ध्रुव पी के बीच में ही पूछ लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है तो उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण, उस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो कंफ्यूज आना नहीं है आप लोग को। तो अनंत और ध्रुव के बीच में मतलब बीच में ही क्या रखा गया, वस्तु रखा गया। ओके, तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति मैंने मेंशन कर दिया कि P और अनंत दूरी के बीच में यहाँ पे वस्तु रखा गया। तो सबसे पहले प्रकाश किरण तो क्या हो गया, समांतर गया, और समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें जो है वो दर्पण से टकरा कर क्या हो गया, यहाँ पे केंद्रित हो गया। लेकिन मैं यदि सेम इसी प्रकार पीछे की ओर में अगर आभासी रूप से बढ़ाया तो ये क्या हो गया, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर देना है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा जो किरण हुआ वो वक्रता केंद्र में से गुजरा। अब सिंपल है, वक्रता केंद्र में से तो ये तो क्या हो गया, सीधे पीछे की ओर मुड़ गया, और लेकिन मैं पीछे के आभासी रूप से इसे पीछे की ओर बढ़ा दिया। मतलब ये जो किरणें हैं यदि इस एंगल पे अगर आपतित हो रही है तो क्या हो गया, सीधे पीछे मुड़ गया। लेकिन मैंने पता किया कि ये किरणें उसी लाइन पे क्यों गया, तो मैं इस किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाया तो मुझे मालूम चल गया भाई साहब ये जो किरणें हैं वो वाकई में जा पे कहाँ रही है, वक्रता केंद्र पर। तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से गुजर रहा होता है तो इसीलिए वो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ये हमने क्लियर किया था। ठीक है, तो मैंने आभासी रूप से यहाँ पे बढ़ाया, तब जाकर मुझे मालूम चला ये किरणें क्या है, मुड़ी इसलिए उसी मार्ग से क्योंकि वो क्या है, मतलब वक्रता केंद्र में से किरणें गुजर रही है। ओके स्टूडेंट,
आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक तो क्या हो गया समांतर और दूसरा वक्रता केंद्र से। अब आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा ये किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होती हैं। अब जहां पर एक दूसरे को काटती हैं किरणें वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस जगह पर काट रही है तो यहीं पर क्या बनेगा उसका प्रतिबिंब, मतलब A डैश B डैश जो होगा वो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट, P और F के बीच में बन रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति के लिए P तथा F के बीच, P मतलब ध्रुव और F मींस मुख्य फोकस के बीच में क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया हो। ओके, अब बात करते हैं वास्तविक और आभासी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, आप ही बताओ क्या होगा। सिंपल आप लोगों को आसान तरीका है लेफ्ट हैंड राइट वाला रूल, ठीक है। क्या है, राइट साइड में तो क्या हो गया आभासी और सीधा हो गया, तो लिख देंगे आभासी तथा सीधा। ओके, अब यहाँ बात करते हैं आकार की। तो दिख रहा होगा बहुत ही आसान है, ये देखो इसकी साइज कंपेयर कर लो, क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा वस्तु से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा। ओके स्टूडेंट, बहुत ही आसान टॉपिक था ये हमारा उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। काफी डाउटफुल वाला भी टॉपिक है और काफी इजी भी टॉपिक है, बट आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और जो अभी जो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ये दोनों टॉपिक आप कई बार एक दो बार प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम टाइम में आप भूलोगे। ऐसा नहीं करना है कि एक पॉइंट को एक बार कर लिए तो उसको छोड़ देना है, उसको हमें करना है बार बार हफ्ते में या एक दो दिन के बाद क्या कर देना है रिवीजन करते रहना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और स्टूडेंट यहाँ पे जो वीडियो मेरे बनाए जा रहे हैं वो थोड़ा सा कंटेंट वाइज रहेगा और प्लस उसके साथ साथ काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला ये लेक्चर रहेगा, ठीक है। और लेक्चर में यदि कोई भी अगर आप लोग को कोई टॉपिक में ठीक है डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मुझे सर इस टॉपिक में डाउट है, ठीक है। और अगला जो लेक्चर होने वाला बहुत ही अमेजिंग लेक्चर है, वो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन में आता ही है, तो उसको भी आप अटेंड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड धन्यवाद।